नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रिजवान सर सभी जाबाज शेर शेरनियों का लक्ष्य परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन, खैर मकदम करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों हमारी पूरी टीम दोस्तों यूपीएसआई को टारगेट को रखते हुए हमारा जो क्लास रहेगा प्रत्येक बृहस्पतिवार रात में 8 बजे से लाइव होगा दोस्तों, प्रत्येक 2 घंटे के लिए, और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ, जिसमें आपका मूल विधि और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान का समाहन होगा, संकलन होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके लिए दोस्तों। तो हम लोग ये क्वेश्चन नहीं, ये धमाका होगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों हम लोग जो रणनीति बनाए हैं उन सभी दोस्तों समस्याओं को निजात दिला देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे दोस्तों, जो आपके सिलेक्शन में अवरोध का काम करते हैं, बाधा का काम करते हैं दोस्तों। तो पूरी टीम हमारी लग चुकी है, बहुत बेहतरीन ढंग से लग चुकी है दोस्तों। तो मैं शानदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हो रहा हूं दोस्तों, प्रत्येक बृहस्पतिवार दोस्तों रात के 8 बजे से मैं लाइव होऊंगा दोस्तों, और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन नहीं, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। अगर इस पर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों तो मेरा वादा है, लक्ष्य परिवार का वादा है कि आप परमधाम तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, नौकरी पा जाएंगे दोस्तों, ये हम लोगों का वादा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन, तैयार रहिए, हम ले चलते हैं आपको दोस्तों चाँद के उस पार प्रश्नों की श्रृंखला में, जो कि धमाका प्रश्न होने वाला है दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। पहला प्रश्न पिटारा खुलने वाला दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, जो आपके सामने है। पहला प्रश्न फ्लैश हो चुका है दोस्तों, ध्यान से इसको पढ़िए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आंसर करिए मेरे दोस्तों। प्रश्न को पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आराम से आप टैकल करिए दोस्तों। पहला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलना दोस्तों, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इस शब्द को आप लोग पहले से प्यारे दोस्तों अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे गलती होने की चांसेज कम हो जाए मेरे प्यारे। दूसरा ऑप्शन देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं, जब हमारी लोकसभा निर्वाचित होकर आ जाती है तो उसी निर्वाचित सदस्य में से ही एक सदस्य प्यारे बच्चा लोकसभा अध्यक्ष बनता है। तो ये तो आवश्यक है कि वो प्यारे बच्चा लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्तों, गलत हो रहा है। तीसरे पे आ जाओ, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो मेरे दोस्तों आपको एक बात बता दें, सदन चाहे सामान्य अवधि से पूर्व भंग हो जाए या बाद में भंग हो जाए, मेरा जो लोकसभा अध्यक्ष है तब तक पद पर रहता है जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। लोकसभा की पहली बैठक तक मेरा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। तो ये भी गलत है दोस्तों। लेकिन यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 जो चौथा ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है दोस्तों। कहने का मतलब चौथा जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो आंसर है चौथा होगा दोस्तों। दूसरे प्रश्न लेकर आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत प्रश्न था, संभल कर, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा तभी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आपकी पेन रुक जाएगी, एक बार सोच में जरूर आप पड़ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, अन्यथा टैकल करना थोड़ी सी मुश्किल होगी दोस्तों। तो उसी मुश्किल को समाप्त करने के लिए हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं दोस्तों। सारी की मुश्किल, जितनी भी मुश्किलें आपके एग्जाम में आ रही हैं, जो आपके सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, उसी को जड़ से उखाड़ फेंकने की जिद ठान रखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो गया दोस्तों, इसको पहले अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा प्रश्न फ्लैश हो चुका है। दूसरा प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी बिल पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसे किस प्रक्रिया से दूर किया जाता है मेरे दोस्तों। लाजवाब शानदार क्वेश्चन है जो आपके सामने फ्लैश हो चुका है दोस्तों। कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच यदि मतभेद
दोस्तों मनमुटाव देख रहे हैं, गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो प्यारे दोस्तों उसको दूर कैसे किया जाएगा, यही पूछना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आहुति करता है, सर्वोच्च न्यायालय मामले पर निर्णय लेता है, राष्ट्रपति मामले पर निर्णय करता है, या लोकसभा अध्यक्ष मामले पर निर्णय करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि दोनों हाउस में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में मेरा जो राष्ट्रपति होगा दोस्तों ये ज्वाइंट सेशन आहुति करेगा। क्या करेगा दोस्तों? संयुक्त बैठक बुलाएगा दोस्तों। और संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है मेरे प्यारे अनुच्छेद 108 में है। किसमें मेरे प्यारे? आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन का उल्लेख है। 108 में 3 बातें लिखी गई हैं। संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाएगा, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया क्या होगी, इन तीनों बातों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है। कहने का सीधा तात्पर्य है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, ये भी बात 108 में लिखी है। संयुक्त बैठक दोनों हाउस के गतिरोध की स्थिति में बुलाया जाता है, ये भी प्यारे दोस्तों लिखा गया है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर है। और संयुक्त बैठक की क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रक्रिया होगी, इसका भी निर्धारण मेरा राष्ट्रपति करता है मेरे दोस्तों। लेकिन हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। लेकिन ये बात मेरे प्यारे 108 में नहीं लिखी गई है, बल्कि ये बात अनुच्छेद 118 में लिखी गई दोस्तों। कितने? 118 में इस बात का उल्लेख है कि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न था, इस प्रश्न के बिहाफ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है दोस्तों। और एक चीज आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, आज तक भारत के इतिहास में 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। कितनी बार मेरे प्यारे? 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। पहली बार कब बुलाया गया था? तो 1961 में बुलाया गया था। दूसरी बार कब बुलाया गया था? 1978 में बुलाया गया था। तीसरी बार कब बुलाया गया था? 2002 में बुलाया गया था। पहली बार जब बुलाया गया तो मेरे दोस्तों इस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे दोस्तों। दूसरी बार जब बुलाया गया दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों तो ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। नीलम संजीव रेड्डी साहब थे दोस्तों। और जब तीसरी बार बुलाया गया था दोस्तों तो नारायणन साहब थे। कौन थे प्यारे बच्चा? नारायणन, जो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे दोस्तों, नारायणन साहब थे दोस्तों। ठीक, अभी तक 3 बार मेरे प्यारे ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है। पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में, तीसरी बार मेरे प्यारे 2002 में। जब पहली बार बुलाया गया दोस्तों तो यहाँ पर दहेज निरोधक कानून के उपलक्ष्य में बुलाया गया था, पहली बार जब बुलाया गया था। दूसरी बार जब बुलाया गया दोस्तों बैंकिंग सेवा निरसन विधेयक के उपलक्ष्य में बुलाया गया था। तीसरी बार प्यारे बच्चा आतंकवाद निरोध विधेयक के संदर्भ में बुलाया गया था। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझ लेना दोस्तों, आप लोग लिख लेना। जब पहली बार बुलाया गया दोस्तों यहाँ पर दहेज निरोधक विधेयक के संदर्भ में, यहाँ पर दोस्तों बैंकिंग सेवा निरसन विधेयक, यहाँ पर आतंकवाद निरोधक विधेयक के संदर्भ में बुलाया गया था। तो मेरे प्यारे आपसे कोई ये भी पूछे कि आज तक ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया है, आप बताना। 3 बार बुलाया गया है। पहली बार कब बुलाया गया? 61, दूसरी बार 78, तीसरी बार 2002। कौन राष्ट्रपति थे, क्यों बुलाया गया? इससे ज़्यादा एग्जामिनर प्रश्न पूछने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। तो ये रहा दूसरा प्रश्न जो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत लाजवाब प्रश्न। वाह भाई वाह, क्या गजब का प्रश्न फ्लैश हो चुका है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? शानदार प्रश्न। हर प्रश्न में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, तभी आप टैकल कर पाएंगे, अन्यथा पेन रुक जाएगी दोस्तों। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए बहुत लाजवाब प्रश्न आपके सामने फ्लैश हो चुका है। वही विद्यार्थी इसको टैकल करेगा जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए आप, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? पहला ऑप्शन, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। बी ऑप्शन यानी कि दूसरा, संसद द्वारा। तीसरा है भैया, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करके संसद द्वारा। मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो विधान परिषद का हमारे यहाँ राज्य विधानमंडल का जो उल्लेख है, विधानमंडल का जो उल्लेख है आर्टिकल पर दोस्तों अनुच्छेद 168 में है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 168 में। हमारे विधानमंडल में 2 हाउस हैं दोस्तों, ध्यान रखना। एक का नाम है विधानसभा, एक का नाम है विधान परिषद। क्या नाम दोस्तों? विधान
परिषद। तो मेरे प्यारे विधान परिषद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 169 में है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 169 में। और विधानसभा का जो उल्लेख है मेरे प्यारे अनुच्छेद 168 में, 68, 69, 170 में दोस्तों, ये 170 में है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 68 में विधानमंडल का उल्लेख है और दोस्तों विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में और विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में। मेरे प्यारे, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, अगर वह राज्य अपने विधान परिषद का समापन करना चाहता है या जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वह राज्य अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करना चाहता है, तो इस संदर्भ में प्यारे दोस्तों संबंधित राज्य की विधानसभा कौन पहल करेगी दोस्तों? संबंधित राज्य की विधानसभा पहल करेगी दोस्तों। जब पहल करेगी अपने प्यारे दोस्तों 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, 2/3 बहुमत से क्या करेगी? प्रस्ताव पारित करेगी। तो ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा मेरे दोस्तों? ये प्रस्ताव जाएगा प्यारे संसद में। यदि ये संसद में इस प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता है तो संबंधित राज्य में यदि गठन संबंधी प्रस्ताव आया है तो गठन हो जाएगा, यदि समापन संबंधी प्रस्ताव आया है तो प्यारे समापन हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है दोस्तों ये होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 सही इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है प्यारे, तो एक बार फिर से इसको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्त जो आपके सामने आ चुका था और इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला था दोस्तों। अगला प्रश्न, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है आपके सामने। नेक्स्ट चौथे प्रश्न के रूप में फ्लैश हो चुका दोस्तों। पहले इस प्रश्न को आसानी से आप देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद टैकल करिए। प्रश्न देख लीजिए दोस्तों क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय। निर्भरता का मतलब होता है दोस्तों अयोग्यता। इसका मतलब होता है अयोग्यता। क्या होता है दोस्तों? अयोग्यता। पहले तो इस बात को समझिएगा। ठीक है प्यारे, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक, निर्वाचन आयोग द्वारा। तीसरा जो ऑप्शन है निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। मेरे दोस्तों यदि किसी संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित कर रहा है दोस्तों तो इसके लिए प्यारे दोस्तों निर्वाचन आयोग पहल करेगी। कौन करेगा दोस्तों? आपको अच्छे से पता है। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग पहल करेगी दोस्तों, सर्वप्रथम पहल करेगी। और दोस्तों हटाएगा कौन? तो मेरा राष्ट्रपति आयोग घोषित कर सकता है, लेकिन पहल कौन करेगा? निर्वाचन आयोग पहल करेगा। हटा कौन रहा दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा। तो इसके हिसाब से जो आंसर सही होने वाला है दोस्तों, तो तीसरा आंसर सही होने वाला है। देख लीजिए, निर्वाचन आयोग की राय पर प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति हटा रहा है दोस्तों। यही तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा दोस्तों क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे एग्जाम शूटर हैं, आपके भविष्य का निर्माण करेंगे दोस्तों। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको आप बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। नई चीज़ें जो मिल रही हैं कॉपी पेन के साथ आप प्यारे दोस्तों इसको मेंशन करते चलिए, जिससे आपके एग्ज़ाम जब नज़दीक होगा तो आप उसको रिवीजन करेंगे, बड़ा हेल्पफुल साबित होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मेरे प्यारे। जो अगला प्रश्न है आपके सामने, 5वां प्रश्न, मूल विधि की दुनिया से है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है जो आपके सामने आ चुका है। मूल विधि की दुनिया से प्रश्न है। एक साक्षी जो बोलने में असमर्थ है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता है, खुले न्यायालय में लिखकर अपना साक्ष्य देता है, तो इस प्रकार दिया गया साक्ष्य क्या कहलाता है दोस्तों? पहला प्राथमिक साक्ष्य, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य, तीसरा मौखिक साक्ष्य और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य का मतलब तो ये होता है जिसका संबंध सीधे होता है। इसका संबंध प्यारे दोस्तों सीधा होता है। जैसे किसी का जन्म प्रमाण पत्र, कैसे दोस्तों? जन्म प्रमाण पत्र, ये दोस्तों कहने का मतलब प्राथमिक साक्ष्य है, प्रमाण पत्र। ठीक है, जिसकी कोई प्रति ना होती हो उसको, जिसका संबंध सीधे होता है दोस्तों उसको प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य का मतलब जो हम दस्तावेज पर उपलब्ध कराते हैं, किस पर बच्चा? दस्तावेज पर उपलब्ध साक्ष्य। लेकिन दोस्तों ये देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलने में असमर्थ है लेकिन वो लिखकर अपना साक्ष्य दे रहा है, तो ये कहलाएगा दोस्तों मेरे प्यारे मौखिक साक्ष्य कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? मौखिक साक्ष्य। बोलकर इस साक्ष्य को देना चाहता है लेकिन प्यारे बच्चा बोलने में असमर्थ है, अपने विचारों को लिखकर प्यारे बच्चा व्यक्ति कर रहा है, तो क्या कहला रहा है दोस्तों? मौखिक साक्ष्य।
क्योंकि मुख बाधिर है प्यारे दोस्तों, तो मौखिक साक्ष्य कहलाएगा, नहीं तो गलती से आप प्यारे दोस्तों इसको दस्तावेजी साक्ष्य टिक कर देंगे, एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। और एक प्रश्न गलत होगा तो आपको पता है कि प्यारे दोस्तों आप कितना नीचे आएंगे, और एक सही होगा तो कितना ऊपर जाएंगे, इसको तो आप बखूबी जानते हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा संभल कर, सोच कर, संयम के साथ टैकल करें। इस क्वेश्चन का जो आंसर था दोस्तों मौखिक साक्ष्य था, इस बात को आप अच्छे से जानिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट, बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है आपके एग्जाम को देखते हुए दोस्तों। मैं हाजिर हुआ हूं इन शानदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला आपके एग्जाम के लिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। छठवां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है दोस्तों? ये बिहार पीसीएस का भी प्रश्न है जो आपके सामने फ्लैश हो चुका है दोस्तों। तो मैं संसद की बात करूं तो मेरा जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 79 जो है, ये संसद का उल्लेख करता है, संसद को बतलाता है, और ये बताता है कि हमारे संसद के 3 आधार स्तंभ हैं, जिसमें प्यारे दोस्तों एक लोकसभा है, एक लोकसभा है, और एक प्यारे बच्चा राज्यसभा है, और एक प्यारे दोस्तों मेरा राष्ट्रपति है। कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 79 संसद को बतलाता है, और ये बताता है संसद के 3 आधार स्तंभ हैं जो आपके सामने है दोस्तों। ये देख लीजिए, आर्टिकल 79 संसद का उल्लेख करता है, इसमें बताता है लोकसभा संसद का अभिन्न अंग होता है, राज्यसभा संसद का अभिन्न अंग होता है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। होता नहीं है दोस्तों, कहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इस बात का उल्लेख कहाँ मेरे प्यारे? आर्टिकल 79 में है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए आप कहाँ पे है, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। चौथा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। खूबसूरत सा प्रश्न था। देखिए दोस्तों, जब प्रश्न थोड़ा सरल आ जाए तो वहाँ थोड़ा सबल कर टैकल करिएगा। देखिए, संसद की बात आती है तो हम लोगों के जहन में आता है लोकसभा, राज्यसभा, बस राष्ट्रपति को स्किप कर जाते हैं। नहीं दोस्तों, आर्टिकल देखो 79 स्पष्ट इस बात का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, जो आपके सामने है दोस्तों। ठीक है भैया, जब तक कोई बिल या विधेयक राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं होता है तब तक एक्ट, कानून या नहीं बनता है, अधिनियम नहीं बनता है। तो दोस्तों दोनों हाउस से पारित होता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वो कानून का रूप लेता है। तो देखो 79 स्पष्ट कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा का उल्लेख प्यारे दोस्तों अनुच्छेद प्यारे दोस्त देख लीजिए, और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद देख लीजिए। देख लिए 79, ये देखिए 80, 81। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा, 79 में प्यारे दोस्तों क्या? संसद। और राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है, अनुच्छेद 52 में है। किस में दोस्तों? आर्टिकल 52 में है। इस बात को आप अच्छे से जानते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न आपके साथ साझा हो रहा है दोस्तों, जो आपके भविष्य का निर्माण करने वाला है। ये ऐसे प्रश्न है जो सुनिश्चित इस बात का वादा है कि आपको परम धाम तक पहुंचाने में हेल्पफुल होने वाला है। ये जो सीरीज चलाई गई है दोस्तों आप लोगों के लिए, और मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार रात को 8 बजे ये लाइव क्लास लेकर आता रहूँगा दोस्तों। और 50-60 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे 2 घंटे में लगभग, उतने क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस आप माइंड में एक होकर इन प्रश्नों की श्रृंखला को बेहतरीन ढंग से आप प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों। बेहतरीन सा प्रश्न, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश, जिसको हम लोग कहते हैं ये रिट्स है दोस्तों, जारी करने का अधिकार निहित है दोस्तों। तो मैं बता देना चाहता हूं, खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने है। अनुच्छेद 32 के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट को, किसको प्यारे बच्चा? हमारी उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। आपके सामने मैं रख दे रहा हूं दोस्तों। एक का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, पहले उत्प्रेषण ले लीजिए दोस्तों तो ज़्यादा बेहतर होगा। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उसके बाद अधिकार परीक्षा ले लीजिए दोस्तों। अधिकार परीक्षा, परीक्षा है दोस्त। ये देखिए, ये 5 प्रकार की याचिका जारी करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका जो लैटिन शब्द होता है हैबियस कार्पस होता है, हैबियस कार्पस लैटिन शब्द। परमादेश का जो लैटिन शब्द होता है दोस्तों मेंडमस, मेंडमस। प्रतिषेध का जो लैटिन शब्द होता है दोस्तों प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन।
उत्प्रेषण का सरसियारी, सरसियारी, अधिकार परीक्षा का कोवारंटो, कोवारंटो। ये लैटिन शब्द है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है मेरे दोस्तों, यहीं पर लगे हाथ आपको ये भी बता दें, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हमारी जो हाई कोर्ट है दोस्तों, कौन, उच्च न्यायालय है, छठवीं याचिका जारी करती है। उस छठवीं याचिका का नाम है इंजंक्शन। क्या नाम दोस्तों, इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है दोस्तों तुरंत बचाव। क्या होता है मेरे प्यारे, तुरंत बचाव। तो मेरे प्यारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो याचिकाएं जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी करती है, और प्यारे बच्चे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मेरे प्यारे 6 प्रकार की याचिका जारी करती है। 5 तो जारी करती है, छठवीं याचिका इंजंक्शन के रूप में जारी करती है कौन मेरे प्यारे, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी करती है दोस्तों। तो याचिकाएं जारी करने में प्रबल न्यायालय कौन है, तो आप बताना हाई कोर्ट है, नहीं तो गलती से आप सुप्रीम कोर्ट कर देंगे। आप कहेंगे सर क्यों हाई कोर्ट प्रबल है, तो मैं ये बताऊंगा। देखिए आर्टिकल 32 के तहत मेरी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी करती है, और हमारी प्यारे बच्चा 226 के तहत हाई कोर्ट प्यारे बच्चा छठवीं, यानी कि 5 तो जारी करती है, छठवीं याचिका इंजंक्शन नामक जारी करती है, तो नंबर्स में ज़्यादा जारी की। इसके अलावा और सर देखिए, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वल्ली मौलिक अधिकारों का जब प्यारे दोस्तों हनन होगा, उल्लंघन होगा, वायलेशन होगा, तभी हमारी सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करती है। लेकिन उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट है जो है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर तो जारी करती है, साथ ही साथ मानवाधिकार का उल्लंघन होने पर भी मेरे प्यारे जारी करती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो आप अच्छी तरह ध्यान लीजिए। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों, चौथा ऑप्शन, चौथा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से इसको आप टैकल करना, संयम के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ टैकल करना दोस्तों। देख लीजिए आपके सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। वाह क्या जवाब, लाजवाब प्रश्न है जो आपके सामने है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बनाकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति द्वारा। बहुत खूबसूरत प्रश्न है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, तभी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है जो आपके सामने। आपको लग रहा होगा कि आसान प्रश्न है, आसान बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देख लीजिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, यानी कि इसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि प्यारे दोस्तों कैसे की जाएगी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मेरे दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी भी न्यायालय में, या सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट हो दोस्तों, इसके क्षेत्राधिकार में यदि वृद्धि करनी है, विस्तार करना है दोस्तों, विस्तार या वृद्धि करनी है मेरे प्यारे, तो आप ध्यान रखना इस संबंध में कानून कौन बनाएगी। तो इस संबंध में कानून बनाने का पावर किसके पास है मेरे दोस्तों, संसद के पास है। तो संसद विधि या कानून बनाकर न्यायालय के प्यारे बच्चा क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी कर सकती है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना प्रश्न क्या सही होने वाला, आंसर तीसरा सही होने वाला है, संसद द्वारा विधि बनाकर दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्त, थोड़ा संभलना नहीं तो तुरंत गलती होगी दोस्तों। ऐसे प्रश्न सजोए गए हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम को प्यारे दोस्तों एकदम आसान बना देंगे दोस्त, आप परम धाम तक पहुंच जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं दोस्तों, बस आप इसको टैकल करते रहिए और अच्छी अच्छी बातें आप मेंशन भी करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्लैश हो चुका है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, जानदार प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न नहीं सही धमाका है दोस्तों जो आपके सामने लाए जा रहे हैं। इस सच्चाई में धमाका होने वाला है दोस्तों सुल्तानपुर की सरजमी पर। ठीक है दोस्तों, लगेगा कि हम सुल्तानपुर की सरजमी पे नहीं, आपको लगेगा हम प्रयागराज, दिल्ली, बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आए गए हैं दोस्तों। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय संविधान में प्यारे दोस्तों अगर भाग की बात करें, भाग 4 ये प्यारे दोस्तों डीपीएसपी को बताता है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, इसको हमने लिया कहाँ से दोस्तों, भारतीय संविधान में कहाँ से अडॉप्ट किया दोस्तों, आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया दोस्तों,
आयरलैंड से इसको हमने एडॉप्ट किया है दोस्तों भारतीय संविधान में। किसको? डीपीएसपी को, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो मेरे दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ, डीपीएसपी जो है दोस्तों राज्यों को नीतियाँ बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ध्यान ये भी रहे डीपीएसपी प्यारे दोस्तों न्यायालय में परिवर्तनीय वाद योग्य अपीली नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन राज्यों को नीतियां बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य अपनी नीतियों में इसको जितना अच्छा कार्य करेगा, जनता आगामी 5 वर्षों में उनकी नीतियों का निर्धारण अपने मतों के माध्यम से करेगी। डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है दोस्तों, परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, अपीली नहीं है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और डीपीएसपी लागू करने का जो मेन मोटो है दोस्तों, लोकतांत्रिक क्या दोस्तों? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आप कह सकते हो, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसका मेन मोटो है दोस्तों। लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना इसका मेन मोटो है दोस्तों। वेलफेयर स्टेट एक ऐसा राज्य कहलाता है जो राज्य माँ के पेट में जब गर्भ में बच्चा आता है तो उसकी प्रसूति की व्यवस्था, फिर उसके बाद उसके टीके की व्यवस्था, उसके बाद उसके शिक्षा की व्यवस्था, फिर अंत में रोजगार तक की व्यवस्था जो राज्य मुहैया कराता है, उसको वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही दोस्तों डीपीएसपी का मेन मोटो था। और इसको लागू कौन करता है दोस्तों? तो राज्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला में आते हैं दोस्तों। वाह वाह वाह, मूल विधि का प्रश्न, वाह क्या लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न, जानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। मूल विधि से ये प्रश्न है, माँ के गर्भ में स्थित शिशु को मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, यह दिया गया है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों मानव वध की जो बात की गई है, मानव वध की जो बात की गई दोस्तों, ये तो बीएनएस की जो धारा है दोस्तों, धारा इसको 100 में निर्धारित किया गया है, डिसाइड किया गया है, परिभाषित किया गया है। लेकिन स्पष्टीकरण इस बात की कहाँ की गई है कि माँ के गर्भ में स्थित अगर कोई शिशु है उसको मृत्यु कारित करना तो मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है। इसका स्पष्टीकरण कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये देखिए बीएनएस की धारा 100 के प्यारे बच्चा सर क्लास 3 में दोस्तों, बीएनएस की धारा 100 कि सर क्लास 3 में दोस्तों इस बात को बताया गया है। ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, सर क्लास 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला सजोई गई है दोस्तों। आपको खुद ही अंदाज़ा लग रहा होगा प्रश्नों की श्रृंखला को देखकर, प्रश्नों के लेवल को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों खासकर हम यूपीएसआई को टारगेट बनाया गया है क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं इसका जो रोल होने वाला है। 20 से 22 प्रश्न मूल विधि और प्यारे बच्चा भारतीय संविधान से आने वाले हैं। वादा है दोस्तों, वादा किया है आपसे कि सेशन कट ऑफ मैं करा के रहूँगा, तो उसी बात की जिद है जो सामने चल रही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 11वें प्रश्न के रूप में। बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है, खूबसूरत सा प्रश्न। आप एक बार इसको देखिए, सोचिए समझिए, उसके बाद टैकल करिए मेरे प्यारे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं दोस्तों? शानदार सा प्रश्न। भारत के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर में दोस्तों। तो ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जाएंगे? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के 2 आधार हैं। कितने आधार हैं दोस्तों? 2 आधार हैं। एक आधार का नाम है प्यारे दोस्तों साबित कदाचार। क्या है दोस्तों? साबित कदाचार। दूसरे जो आधार का नाम है असमर्थता। ठीक है दोस्तों, साबित कदाचार मिसबिहेवियर, असमर्थता मतलब इनकैपेबिलिटी। यही 2 आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है दोस्तों। और इनके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव को दोस्तों ये भी बता दें, संसद के किसी भी हाउस में आप ला सकते हो। संसद के किसी भी हाउस में, चाहे पहले आप लोकसभा में लाइए दोस्तों, चाहे पहले आप राज्यसभा में लाइए, कोई फोर्सेबल नहीं है मेरे प्यारे। लेकिन ध्यान ये रहे, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से क्या करेंगे? हटेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर दोस्तों। देखिए जो सीजीआई है ये परामर्श करेगा, हटाएगा कौन मेरे दोस्तों? आपको अच्छे से पता है कौन हटा देगा?
राष्ट्रपति हटा देगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है दोस्तों। देखिए अनुशंसा कौन कर रहा है, पहल कौन कर रहा है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश, और हटा कौन रहा है मेरे प्यारे, राष्ट्रपति हटा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है जो आपके सामने फ्लैश हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, 12वें प्रश्न के रूप में फ्लैश हो चुका है। लाजवाब प्रश्न जो आपके सामने हो चुका है दोस्तों। ये देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, दिल को छू लेता है प्रश्न। देखिए इसको पहले ढंग से, आसानी से टैकल होने वाला है नहीं दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता शब्द को सही भाव बताना है आपका। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है दोस्तों। तीसरा, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। और चौथा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसी धर्मनिरपेक्ष का माने बताना है दोस्तों। तो आपको बताएं दोस्तों, आपको अच्छे से बता दूंगा कि दोस्तों देखिए, प्रस्तावना जो मेरी है प्रियम्बल, इसी को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उद्देशिका। उद्देशिका। इसी प्रस्तावना में दोस्तों पहली बार अब जब अमेंड हुआ, मात्र एक ही बार हुआ है, 42वां अमेंडमेंट हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रियम्बल में दोस्तों प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। उसी में एक शब्द ये भी है दोस्तों जो आपके सामने है। एक शब्द था समाजवादी, और एक प्यारे दोस्तों ये धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा जो शब्द था दोस्तों अखंडता था। क्या प्यारे, अखंडता। यही 3 नए शब्द जोड़े गए थे जो आपके सामने है दोस्तों। इसी में धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ पूछना चाहता है। तो दोस्तों भारत में राज्यों का कोई विशेष धर्म नहीं है, ये बात बताना चाहता है कौन, धर्मनिरपेक्षता। आप अच्छी तरह जानते हैं भारत प्यारे बच्चा धर्मनिरपेक्ष देश है। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पर डिपेंड है कि कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर सकता है दोस्तों, और अपना धर्म अगर उसको नहीं पसंद आ रहा है पुनः से अपने पुराने धर्म में वापस आ सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फोर्सेबल नहीं है दोस्तों। तो भारत में राज्यों का कोई विशेष धर्म नहीं है, ये भाव बताना चाहता है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। तो मेरे दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं मेरे प्यारे। अगला जो प्रश्न है 13वें के रूप में प्रश्न फ्लैश हो चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है दोस्तों। इसको अच्छे से पहले आप देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आंसर करिए मेरे प्यारे। 13वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं पटाखा है, बहुत बड़ा धमाका है दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। उच्च न्यायालय का मतलब है दोस्तों हाई कोर्ट की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी, हाई कोर्ट की बात कर रहा है दोस्तों। आप अच्छी तरह जानते हैं उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था दोस्तों 1861, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लिख दें और अच्छा लगेगा। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट खोले गए थे दोस्तों, स्थापित हुए थे। पहला बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे उच्च न्यायालय। दूसरा प्यारे दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय। तीसरा प्यारे दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय। ये देखिए, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत वर्ष 1862 ईस्वी में भारत में 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया, स्थापना किया गया दोस्तों। एक बॉम्बे उच्च न्यायालय, दूसरा मद्रास उच्च न्यायालय, तीसरा कोलकाता उच्च न्यायालय मेरे दोस्तों, ध्यान रहे। और 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ। क्या दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ, और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
वाल्टर मॉर्गन थे। कौन थे दोस्तों? वाल्टर मॉर्गन। वाल्टर मॉर्गन थे दोस्तों। वाल्टर है दोस्तों, वाल्टर मॉर्गन थे दोस्तों, पहले मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो मेरे दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिला रहा है मेरे प्यारे? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। कहाँ गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत या नामित व्यक्ति दिलाएगा। दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल स्वयं दिला सकता है या किसी व्यक्ति को एथोराइज कर सकता है, नामित कर सकता है, अधिकृत कर सकता है, वो प्यारे बच्चा शपथ दिलाएगा। लेकिन आप ध्यान रहे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है मेरे दोस्तों? गवर्नर दिलाता है दोस्तों, राज्यपाल दिलाता है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, आसान प्रश्न बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं दोस्तों, सोचने के लिए मजबूर कर देगा जो प्रश्न आपके लिए लेकर आया गया है दोस्तों। एक बार आप सोचेंगे समझेंगे फिर ही टेकल होगा, अदरवाइज होने वाला है नहीं मेरे प्यारे। 14वां क्वेश्चन के रूप में आपके सामने फ्लैश हो चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? पहले ही इंडिकेट कर दिया हूं दोस्तों, नहीं है या सही है या सही नहीं है, सत्य है या असत्य है। इन बातों को आप प्यारे दोस्तों पहले तो आप अंडरलाइन कर लिया करो। यहाँ नहीं है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं ऐसे प्रश्न देखें, नहीं है, सत्य है, असत्य है, तो दोस्तों उसको तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं को आप अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। अब देखिए, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्रियम्बल में, प्रस्तावना या उद्देशिका में मेरे दोस्तों, उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कितने मेरे प्यारे? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है मेरे प्यारे। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति। मेरे दोस्तों यही 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है प्रियम्बल में, जो आपके सामने है। देख लीजिए दोस्तों, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति। अब दोस्तों इसमें से देख लीजिए, विचार की स्वतंत्रता गलत, क्योंकि यहाँ नहीं दिया है दोस्तों। विचार प्रकट, वही एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी गलत दोस्तों। विश्वास की स्वतंत्रता ये है, ये भी गलत हो गया। आर्थिक स्वतंत्रता ये कहीं भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन का ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है, जो आपके सामने है। तो प्रियम्बल में मेरे प्यारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यही 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है जो आपके सामने है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख ना होने के कारण इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों चौथा सही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ नहीं है लिखा है दोस्तों। अगर नहीं है को नहीं फोकस कर पाएंगे तो आपको प्यारे बच्चा एक बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसीलिए नहीं है, सत्य है, असत्य है, इसको अंडरलाइन कर लिया करो दोस्तों, क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं मेरे प्यारे। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न फ्लैश हो चुका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू हुआ था दोस्तों। पॉक्सो एक्ट से प्रश्न है, मूल विधि का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपके सामने है दोस्तों। पॉक्सो एक्ट से प्रश्न है दोस्तों, पॉक्सो एक्ट 2012 से प्रश्न है। आपको बताया था दोस्तों, पॉक्सो एक्ट का पूर्ण रूप भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये है दोस्तों पॉक्सो का फुल फॉर्म। एक्ट लिखा है, आगे एक्ट लिख सकते हो दोस्तों। कब आया था? 2012 में आया था दोस्तों। जो पारित हुआ था दोस्तों, 19 जून 2012 को ये पारित हुआ था। लेकिन लागू होने की तिथि पूछ रहा है दोस्तों, जो लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था दोस्तों। तो कहीं दिख रहा है 14 नवंबर 2012, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1,
इसका सही आंसर है दोस्तों जो आपके सामने है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू कब हुआ, ये पूछना चाहता है। तो मेरे दोस्तों 14 नवंबर 2012। तो दोस्तों कब, लेकिन पारित कब हुआ था दोस्तों पूछा जाए तो 19 जून 2012। लागू होने की तिथि पूछी गई थी दोस्तों, तो लागू होने की तिथि क्या है, 14 नवंबर 2012। मूल विधि से प्रश्न था, बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। ओहो क्या प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किससे उपबंध किया गया है, आर्थिक न्याय की बात किया गया। बहुत लाजवाब प्रश्न, बहुत लाजवाब शानदार प्रश्न आपके सामने। और इसका सीधा माना एकदम सरल शब्दों में समझना, ये पूछने की कोशिश ये कर रहा है आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ है दोस्तों, यही जानना चाहता है बिल्कुल सरल शब्दों में। क्वेश्चन के भाव पर ना जाइए, क्वेश्चन का भाव सिर्फ यही निकलता है, सार यही निकलता है, आर्थिक न्याय का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर है वही आपको बताना है। उद्देश्य का पहले ही बता चुके हैं, उद्देश्य का मतलब होता है प्रस्तावना, इसका भी मतलब होता है उद्देश्य का मतलब ही होता है प्रस्तावना। उद्देश्य का और मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार में है, उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, या उपर्युक्त में से किसी में नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, एक तो प्रियम्बल प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में भी दोस्तों आर्थिक न्याय का उल्लेख है, आर्थिक न्याय का उल्लेख है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, भाग 4 डीपीएसपी में, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद दोस्तों 38 में भी आर्थिक न्याय का मेरे प्यारे उल्लेख है। तो मेरे दोस्तों इसके ऑप्शन से, इसके अनुसार आंसर कौन सा सही होने वाला है आप तो आप बिल्कुल जान गए होंगे। एक तो उद्देश्य का और भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे है, उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होने वाला है मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है मेरे दोस्तों, विशेष ध्यान रखना। देखिए प्रस्तावना में भी है आर्थिक न्याय का उल्लेख और साथ ही साथ डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 में भी प्यारे दोस्तों आर्थिक न्याय का उल्लेख है। तो मेरे प्यारे दोस्तों विशेष ध्यान रखना, तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला ऑप्शन क्या होने वाला है, सही होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 17 क्वेश्चन के रूप में फ्लैश हो चुका है दोस्तों। लाजवाब प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करने हेतु एक आयोग के गठन का प्रावधान है। तो मैं बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं दोस्तों, आसानी से प्रश्न होने वाला है नहीं। तो दोस्तों परिसीमन आयोग का उल्लेख मेरे प्यारे, अगर आपसे कोई पूछे हाँ या ना में आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। क्या परिसीमन आयोग का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में है कि नहीं है, बस इतना बताओ हाँ या ना। परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के किसी भाग में या किसी आर्टिकल में है या नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा परिसीमन आयोग का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। क्या है दोस्तों, नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो परिसीमन का आधार बनता है वो आर्टिकल 82 बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अनुच्छेद 82 के तहत मेरे दोस्तों चुनाव आयोग परिसीमन करता है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा किया गया परिसीमन, ये ध्यान रखना, चुनाव आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा साझा कर रहा हूँ दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा किया गया परिसीमन किसी भी न्यायालय में वाद योग्य अपीली परिवर्तनी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, नहीं है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अनुच्छेद 80 में तो थोड़ी देर पहले बताया था, 79, 80, 81, 79 में संसद, 80 में भैया राज्यसभा और 81 में मेरे प्यारे लोकसभा। क्या है दोस्तों, लोकसभा।
तो आर्टिकल 80 में लोकसभा, अनुच्छेद 85 एक ऐसा आर्टिकल है दोस्तों जिसमें मेरे राष्ट्रपति जो है कौन, राष्ट्रपति संसद को यानी कि लोकसभा को दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है, भंग कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 85 के तहत। लेकिन सही आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा प्यारे। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आंकड़े आपसे साझे किए जा रहे हैं दोस्तों। नई चीज़ें आप कॉपी पेन में लिखते चलें, जिससे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो दोस्तों, इसको रिवीजन के तौर पर अगर करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। 18वां प्रश्न आपके सामने फ्लैश हो चुका है। इसको एक बार देखिए अच्छे से दोस्तों, उसके बाद आप आंसर करिए। निम्न में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है दोस्तों? नहीं है, फिर से नहीं है। नहीं है को अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, नहीं है कह रहा है। सैयद फजल अली, HN कुंजरू, KM मुंशी, KM पाणिक्कर। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं मेरे भैया, अच्छा से पता होना चाहिए, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना मेरे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई दोस्तों। जो इसमें अध्यक्ष थे, अध्यक्ष यही फजल अली साहब थे। कौन थे दोस्तों? फजल अली। और इसमें 2 प्यारे बच्चा सदस्य भी थे। सदस्य में दोस्तों एक कुंजरू साहब थे। कौन? कुंजरू साहब थे। एक पाणिक्कर साहब थे। क्या थे दोस्तों? पाणिक्कर साहब थे। तो इस के अनुसार जो आंसर सही होने वाला है, ये तो प्यारे बच्चे अध्यक्ष थे। ये क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। और ये भैया सदस्य थे। ये भी भैया क्या थे? सदस्य थे। और सदस्य कौन नहीं था? तो भैया ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो मेरे प्यारे आप अच्छे से ध्यान रखना, नहीं, सत्य, असत्य बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों से बचने के लिए उसको आप हाईलाइटेड करके चलेंगे, तभी प्यारे दोस्तों आप टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों KM मुंशी दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे, इस बात को आप बखूबी जानते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ प्यारे। क्वेश्चन नंबर 19 फ्लैश हो चुका है। शानदार प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। निम्न में से किसके द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो मेरे दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, अखिल भारतीय सेवाएं का उल्लेख मेरे दोस्तों है अनुच्छेद 312 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 312 में। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं दोस्तों। कितनी? 3। IAS, IPS, IFS। क्या है दोस्तों? IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। तो मेरे दोस्तों ध्यान ये रहे कि अगर किसी अन्य संस्था को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा देना है, बहुत अच्छा आंकड़ा साझा कर रहा हूं दोस्तों, अगर किसी अन्य, अभी तक 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं जो आपके सामने फ्लैश हैं, यदि किसी अन्य संस्था को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा देना है तो इस संदर्भ में पहल कौन करेगी दोस्तों? मेरी राज्य सभा करेगी। कौन करेगी दोस्तों? राज्य सभा करेगी। राज्यसभा पहल करेगी दोस्तों। इसके उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होकर कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। यदि लोकसभा भी इस प्रस्ताव पर सहमति दे देती है दोस्तों, तो ध्यान रखना अखिल भारतीय सेवाओं का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो पहल कर रही दोस्तों, तो कौन कर रहा है दोस्तों? राज्य सभा कर रहा है। वर्तमान में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो मेरे प्यारे 3 हैं, IAS, IPS, IFS, जो आपके सामने फ्लैश हैं दोस्तों। तो इसके अनुसार जो आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। बहुत अच्छा प्रश्न। आपसे कोई पूछे अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में सर्वप्रथम पहल कौन करता है? तो मेरे दोस्तों राज्यसभा करती है दोस्तों, जो अपर हाउस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उच्च सदन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं।
वाह 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 वाह, क्या प्रश्न है दोस्तों, वाह। ऐसे प्रश्न का इंतजार था, कभी से वेट कर रहे थे, प्रश्न क्यों नहीं आ रहे हैं जो अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। वैसे तो सारे प्रश्न एग्जाम शूटर हैं, लाजवाब हैं दोस्तों। देखिए मूल विधि से प्रश्न है दोस्तों, जेल का एक चिकित्सक एक बंदी को उसकी सहमति के बिना एनीमा देने के लिए कोठरी में बंद करता है तो वह दोषी है दोस्तों। किस बात का दोषी है? एनीमा एक दवा है दोस्तों, ध्यान रखना, एनीमा क्या है, एक दवा है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है, पहले आंसर बता देना चाहता हूं, सदोष परिरोध के लिए। तो दोस्तों सदोष परिरोध का मतलब आपको समझना है, क्योंकि ऑप्शन टिक कर देने से आप नहीं समझ पाएंगे इसका माना क्या है, ये आपको समझना है दोस्तों। सदोष परिरोध का मतलब किसी व्यक्ति को किसी कमरे में बंद कर देना, कमरे में बंद कर देना। कहने का मतलब दोस्तों उसकी स्वतंत्रता को छीन लेना, यानी कि स्वतंत्रताओं को भैया छीन लेना, स्वतंत्रताओं को छीन लेना। लेकिन दोस्तों एक और शब्द है, सदोष अवरोधक क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति को किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए मना करना, किसी व्यक्ति को एक दिशा में जाने के लिए या जाने से मना करना। तो दोस्तों लेकिन सदोष परिरोध का क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति को प्यारे बच्चा बंदी बना लेना, उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों सदोष परिरोध। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होने वाला है। अगर सदोष अवरोध कोई पूछे तो बताना किसी व्यक्ति को एक डायरेक्शन में जाने से प्यारे बच्चा जो मना किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सदोष अवरोध। लेकिन सदोष परिरोध का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को चहरदीवारी में कैद कर देना, कहने का मतलब उसकी सारी स्वतंत्रताओं को छीन लेना, ये कहलाता दोस्तों सदोष परिरोध। अब देखो किसी व्यक्ति को कमरे में बंद करके उसके सहमति के बिना एनीमा दवा दी जा रही है तो कौन सा अपराध होगा दोस्तों? तो सदोष परिरोध का अपराध है, जो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होने वाला है दोस्तों। इस बात को भी आप ध्यान रखना। व्यापहरण के लिए दोस्तों, व्यापहरण का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या फुसलाकर ले जाना, इसको कहा जाता है दोस्तों व्यापहरण। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे? व्यापहरण। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, 21वां प्रश्न फ्लैश हो चुका है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अरे वाह लाजवाब, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है मेरे दोस्तों? खूबसूरत सा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। अच्छे से आपको बता दूं, अनुच्छेद 338 जो का है, इसी में मेरे प्यारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसी में एसटी, ये देखिए यही तो पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति। देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 338 का। लेकिन 102वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी बताएं, बहुत अच्छा आंकड़ा साझा कर रहा हूं दोस्तों, 102वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 338 बी यानी कि बी ठीक है भैया, खा 338 बी या खा, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जो प्यारे बच्चा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत खूबसूरत आंकड़ा है दोस्तों। 102वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 338 बी या खा नामक एक नया अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को मेरे प्यारे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो आपके सामने है। बहुत शानदार आंकड़ा साझा कर रहा हूं दोस्तों, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, आंसर नंबर 1 होने वाला है दोस्तों। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं 22वें प्रश्न के रूप में। वाह 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 वाह, क्या शानदार प्रश्न है दोस्तों जो आपके सामने आ चुका है।
सहकारिता आयोग ने निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संस्तुति दी थी मेरे दोस्तों? आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले तो ये बता दूं, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा दोस्तों, सरकार द्वारा सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। किसका? सहकारिता आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, सहकारिता आयोग का गठन किया गया था, आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जगदीश सिंह सहकारिता, जगदीश सिंह सहकारिता की अध्यक्षता में मेरे दोस्तों, की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, इस आयोग का गठन किया गया दोस्तों। तो इस आयोग का जो संबंध था दोस्तों, केंद्र एवं राज्य से संबंधित था। किससे था मेरे प्यारे? केंद्र एवं राज्य से संबंधित था, जो आपके सामने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जगदीश सिंह सहकारिता की अध्यक्षता में दोस्तों देख रहे हैं सहकारिता आयोग का गठन किया गया दोस्तों, जो केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित था दोस्तों। इसका आंसर हो गया दोस्तों आपके सामने। पंचायतें की बात करें अगर इसमें, पंचायतें दोस्तों, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय ग्रामीण स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं या इसी को कहते हैं स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की बात करता है, स्वशासन। ठीक है दोस्तों। और नगर पालिका, इसका जो बात है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन ये भी प्यारे 1992 में हुआ था। नगर पालिका की बात करता है, किसकी प्यारे? नगर पालिका की बात करता है। किसकी करता है दोस्तों? नगर पालिका की बात करता है। इसको शहरी स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन। ये देखिए दोस्तों, और ध्यान रखना इसमें नगर पंचायती राज संस्थाओं में कुल 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। और नगर पालिका में मेरे प्यारे कुल 18 विषय हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। शानदार प्रश्न था जो आपके सामने था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ओ हो, नीति आयोग से प्रश्न आ गया दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। नीति आयोग से प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वाह, क्या शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो आप अच्छी तरह जानते हैं नीति आयोग या जो है दोस्तों, ये जो लाया गया दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, योजना आयोग को समाप्त करके लाया गया। किसको? योजना आयोग को समाप्त करके दोस्तों ये लाया गया था। किसको? योजना आयोग को समाप्त करके प्यारे दोस्तों क्या लाया गया भैया? तो आप बता देना, नीति आयोग लाया गया। मेरे प्यारे आपको अच्छे से पता है, नीति आयोग में जो अध्यक्ष होता है प्यारे दोस्तों, कौन? जो अध्यक्ष होता है ये तो कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में प्यारे बच्चा अगर आपसे कोई पूछे कि नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस समय जो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी जी, तो मोदी जी प्यारे दोस्तों क्या है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं नीति आयोग में एक अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है दोस्तों, नियुक्ति जो करता है ये प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है मेरे दोस्तों? प्रधानमंत्री करता है। और एक बहुत बड़ा आंकड़ा दोस्तों, एकदम बिल्कुल बड़ा आंकड़ा आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो उपाध्यक्ष का दर्जा होता है दोस्तों, उपाध्यक्ष का जो दर्जा होता है, दर्जा, तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। किसके दोस्तों? कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बराबर होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा होता है
केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के बराबर, केंद्र सरकार में प्यारे बच्चा राज्य मंत्री के बराबर, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के बराबर या राज्य सरकार में राज्य मंत्री के बराबर। तो उपाध्यक्ष का जो दर्जा होने वाला है केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो आप जान ही गए प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुमन बेरी हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुमन बेरी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया। कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे। ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, लेकिन वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी हैं दोस्तों। और नीति आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है मेरे प्यारे, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 3। ठीक है मेरे प्यारे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हो वित्त आयोग से प्रश्न बन गया दोस्तों। आपके सामने वित्त आयोग से प्रश्न आ चुका है। इसको आप देखिए, वित्त आयोग के कार्य हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। तो मेरे दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निकालने की जो अनुमति होती है, इस पर तो संसद का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है दोस्तों? संसद का। ये तो होने वाला नहीं है दोस्तों। प्राप्त करों को राज्यों में भागों में बांटने की अनुशंसा। अरे वाह, ये तो सही हो रहा है दोस्तों, दूसरा सही है। उसके बाद सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार। अरे वाह, ये भी सही हो रहा है दोस्तों। तो मेरे समझ से, इस क्वेश्चन के भाव के समझ से दोस्तों, तो दूसरा और तीसरा कहीं पे है। ए 2 3 ये वाला ऑप्शन सही है, बी और सी, यानी दूसरा और तीसरा। इसको बी और सी में लिख दिया गया दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा और तीसरा कहने का मतलब ये तो गलत है। भारत की संचित निधि से प्यारे बच्चा, इस पर जो अधिकार होता है संसद का होता है। आप अच्छे से ध्यान रखना, एक आर्टिकल आपके सामने रख रहा हूँ, अनुच्छेद 266। इसमें संचित निधि का उल्लेख है। किसका? संचित निधि का एक अनुच्छेद रख रहा हूँ दोस्तों आपके सामने, 267। इसमें आकस्मिक निधि का उल्लेख है। किसका दोस्तों? आकस्मिक निधि का उल्लेख है। किसका? आकस्मिक निधि का उल्लेख है मेरे प्यारे, ध्यान में रखना। ठीक है। तो जो संचित निधि है, इस पर जो अधिकार होता है संसद का अधिकार होता है। और जो प्रोविडेंट फंड आकस्मिक निधि होता है, इस पर जो अधिकार होता है मेरे प्यारे, राष्ट्रपति का होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि का उल्लेख है। और दोस्तों आर्टिकल 267 के तहत आकस्मिक निधि का उल्लेख है। तो संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? संसद का। आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है मेरे प्यारे? राष्ट्रपति का। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप इसमें से एक भी रुपया निकाल नहीं सकते। आकस्मिक निधि, जब देश किसी आपदा से गुजरेगा तब इस निधि का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था जो आपके सामने था प्यारे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं, 25वें। अरे वाह, मूल विधि का प्रश्न, शानदार प्रश्न आपके सामने दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, तो दुर्घटनावश उसके हाथ में लिए नवजात शिशु पर गिर जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है दोस्तों। तो पति जो दोषी होगा, घोर उपहति का हत्या की ये घोर उपहति का, यह एक ऐसी चोट होती है दोस्तों। घोर उपहति का माना होता है ऐसी चोट होती है जो व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंचाती है। ये है दोस्तों घोर
उपहति का मीनिंग जो आपके सामने है। तो देखिए, पति और पत्नी के झगड़े में प्यारे बच्चा डंडा फिसल कर नवजात शिशु को लग जाता है और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे पूछ रहा है दोस्तों, पति दोषी है, किस प्रकार का दोषी है, यही पूछने की कोशिश कर रहा है। तो घोर उपहति का नहीं तो आप टैकल कर देंगे, हत्या का गलत हो जाएगा मेरे प्यारे। वो किसका दोषी माना जाएगा? घोर उपहति का दोषी माना जाएगा दोस्तों। मूल विधि का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न था जो आपके सामने फ्लैश हो चुका है, देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की इस दुनिया में ले चलते हैं आपको। हम लोग चाँद के उस पार चल ही रहे हैं दोस्तों। मूल विधि और भारतीय संविधान के शानदार जानदार प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने चल रही है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। प्रश्न को देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना उपयोगी होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। देखिए, निर्वाचन आयोग से प्रश्न आ गया दोस्तों आपके सामने। निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? बिल्कुल अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो आप अच्छे से जानते हैं निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 324, किसमें दोस्तों? 324 में निर्वाचन आयोग का क्या है? उल्लेख है दोस्तों। इसमें एक तो क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। कौन होगा दोस्तों? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं। क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। जो वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो डॉक्टर ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर ज्ञानेश कुमार। ये तो करंट का इशू है दोस्तों। आपसे कोई पूछेगा वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? डॉक्टर ज्ञानेश कुमार। और अन्य चुनाव जो आयुक्त होंगे या निर्वाचन जो आयुक्त होंगे दोस्तों, अन्य निर्वाचन आयुक्त की संख्या का निर्धारण, आयुक्त की संख्या का जो निर्धारण होगा दोस्तों, संख्या का निर्धारण कौन करेगा? मेरा राष्ट्रपति तय करेगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग में कितने अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, यही पूछना चाहता है। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन कौन होगा? राष्ट्रपति होगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण कौन करने वाला है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक अच्छा आंकड़ा आपके साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों। एक महिला, भारत के इतिहास में एक महिला है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुकी हैं, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ, नोट डालकर इस बात को लिख लेना। एक नाम आपके सामने शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, BS रमा देवी। क्या नाम है दोस्तों? BS रमा देवी, BS रमा देवी दोस्तों, रमा देवी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या बन चुकी दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का गौरव प्राप्त हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का गौरव इनको क्या मिल चुका है? प्राप्त हो चुका है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। ये आंकड़े दोस्तों आप अपने कॉपी पेन में अगर रखें, अब कॉपी में रख लें तो बहुत बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। ये आंकड़े जल्दी मिलते नहीं हैं दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए लाई जाती हैं आंकड़े जो शेयर किया जा रहा है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाया जा रहा है दोस्तों। 27वां प्रश्न फ्लैश हो चुका है, बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। लोक सेवा आयोग, वाह क्या कहना दोस्तों। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल पूछना चाहता है जो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। अनुच्छेद 315, इसमें तो क्या है दोस्तों? लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों ये तो पूछ नहीं रहा है दोस्तों, ये तो पूछ रहा है सदस्यों की नियुक्ति। मेरे दोस्तों अनुच्छेद 216 इसमें दिया गया दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो रहा है। 216 ये है प्यारे, 216 में लिख दीजिएगा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है दोस्तों। सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बता देना, आर्टिकल 216 है, नहीं तो आप 316 है दोस्तों। 315 में लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग के गठन का उल्लेख है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है
लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में आर्टिकल पूछ रहा है, तो सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में जो आर्टिकल है प्यारे बच्चा देख लीजिए, आर्टिकल 316 इसका सही आंसर होने वाला है, जो आपके सामने लग चुका है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 पर, जो कि है बिल्कुल सही आंसर आपके सामने। नेक्स्ट 28, अरे वाह, मंडल आयोग प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न। मंडल आयोग का संबंध है दोस्तों, तो मेरे प्यारे आपको मैं बता देना चाहता हूं, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इस मंडल आयोग का प्यारे दोस्तों जो गठन हुआ, स्थापना हुआ दोस्तों, मैं बता दूं 1978 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1978 में। सरकार किसकी थी दोस्तों? तो मैं भी बता दूं, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा दोस्तों बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का क्या हुआ दोस्तों? गठन हुआ। इस मंडल आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन दिया, रिपोर्ट दिया दोस्तों, प्रतिवेदन रिपोर्ट दे रहा दोस्तों 1980 ईस्वी में, लेकिन प्रतिवेदन रिपोर्ट आते आते मोरारजी देसाई सरकार सत्ता से बाहर हो गई दोस्तों। जब सत्ता से बाहर हो गई तो बीपी मंडल की जो सिफारिश थी इसको अनसुना कर दिया गया। लेकिन बात 1990 की दशक की है दोस्तों। 1990 ईस्वी में जब बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनी दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी दोस्तों, मंडल आयोग का जो संबंध है ये प्यारे दोस्तों आरक्षण से संबंधित है। किससे दोस्तों? आरक्षण से संबंधित है। तो मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करते हुए वर्ष 1990 ईस्वी में दोस्तों बीपी सिंह द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा दोस्तों ओबीसी को, किसको दोस्तों? ओबीसी को सरकारी नियोजन में, किसमें मेरे प्यारे? सरकारी नियोजन में 27% आरक्षण दिया गया। कितने प्यारे? 27% आरक्षण दिया गया। कितना प्रतिशत? 27%। और दोस्तों यहीं पर ध्यान रखना, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। तो मेरे दोस्तों पहली बात तो ये ध्यान रखना, मंडल जो आयोग था इसका संबंध आरक्षण से था दोस्तों। मंडल आयोग कब गठित हुई? तो बताना दोस्तों 1978 में गठित हुई। किसकी अध्यक्षता में? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई। बीपी मंडल आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन दिया 1980 में दिया। प्रतिवेदन आते आते मोरारजी देसाई सत्ता से बाहर हो गए दोस्तों। इस प्रतिवेदन को अनसुना कर दिया गया। लेकिन 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकारी नियोजन में, सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का आधार मानते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया गया। जैसे आरक्षण दिया गया मेरे दोस्तों, अगर आपको याद हो, इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघवाद 1992, इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघवाद, ये दोस्तों आरक्षण से संबंधित वाद है। आरक्षण से संबंधित वाद है दोस्तों, ध्यान रखना। देखिए, जो बीपी सिंह सरकार द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए जो आरक्षण दिया गया, इसी आरक्षण को प्यारे बच्चा इंदिरा शाहनी द्वारा कोर्ट में चुनौती दे दी गई। कोर्ट में जब चुनौती दी गई दोस्तों, तो ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया, इसको तो प्यारे बच्चा संवैधानिक माना गया। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग का पिछड़ापन संविधान में ना होने के कारण इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया था दोस्तों? असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और इसी में दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा होगी, आरक्षण की मैक्सिमम जो सीमा होगी, 50% होगी। कितना होगी मेरे प्यारे? मैक्स सीमा 50% होगी। और क्रीमी लेयर वर्ग को, जो मलाईदार तबका है, जो ओबीसी के तहत आता है, क्रीमी लेयर वर्ग को भी आरक्षण से दूर कर दिया गया दोस्तों। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो मेरे भैया पिछड़ी जाति देख रहे हैं, ये देखो,
27%। ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया मंडल आयोग द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट। हो किस समिति की सिफारिश पर? वाह, सतर्कता आयोग का बात है दोस्तों। बेहतरीन सवाल आपके सामने। निम्न में से किस समिति के अनुशंसा पर या सिफारिश पर सतर्कता आयोग का गठन किया गया? आपके पास अच्छा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, NM बोहरा समिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक है संथानन समिति। इसके बारे में बता दें दोस्तों, तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय वकालत किया था। क्या भैया? त्रिस्तरीय वकालत ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय वकालत किया था। बोहरा समिति देखिए, जो हमारे प्यारे बच्चे राजनीतिक लोग हैं, राजनेता तथा प्लस कर दे रहे हैं या तथा लगा दे रहे हैं, तथा अपराधियों में जो 60 गांठ का माहौल था, अपराधियों में जो 60 गांठ का माहौल था, उसके संदर्भ में प्यारे बच्चा बोहरा समिति का गठन किया गया था। लेकिन क्वेश्चन तो है प्यारे बच्चा सतर्कता आयोग का, ना तो ये हुआ ना तो ये हुआ, होने वाला फिर कौन है दोस्तों? संथानन समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आपके सामने है दोस्तों। बोहरा समिति का संबंध किससे है? आपके सामने है। राजनेता जो अपराधियों में प्यारे बच्चा एक तालमेल था, साठगांठ था, उसके संदर्भ में एक समिति बनी थी जिसका नाम था बोहरा समिति। और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया था। उन्होंने कहा एक ग्राम स्तर पर पंचायत होना चाहिए, एक ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए, एक जिला स्तर पर होना चाहिए। आज दिखता है इसका असर। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख है, जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष है। संथानन समिति के सिफारिश पर दोस्तों सतर्कता आयोग का गठन किया गया। और सतर्कता आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1962 ईस्वी में। कब? 1962 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 30। वाह भाई वाह, मूल विधि का प्रश्न दोस्तों आपके सामने फ्लैश है। बेहतरीन प्रश्न है। पुलिस बल का राजपत्रित अधिकारी नहीं है। फिर नहीं है को तुरंत पहले तो आप अंडरलाइन करेंगे, नहीं है दोस्तों। ठीक है भैया। राजपत्रित का जो मतलब होता है दोस्तों, राजपत्रित का जो मतलब होता है, पहले तो उसका मतलब आप समझिएगा। राजपत्रित वो कहलाएगा दोस्तों जो राजपत्र में, या भारत सरकार या राज्य सरकार के, भारत सरकार या राज्य सरकार के राजपत्र में उल्लेखित होता है, उल्लेखित होता है। ठीक है, या प्रकाशित होता है, उल्लेखित या प्रकाशित होता है जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है दोस्तों, सक्षम होता है, उसको हम लोग कहते हैं राजपत्रित अधिकारी। तो मेरे दोस्तों आप देख लीजिए, महानिरीक्षक बिल्कुल होता है, सही है। पुलिस अधीक्षक ये भी सही है दोस्तों ये देखिए निरीक्षक ये भी सही है। सॉरी, गलत नहीं है पूछ रहा है, ये सही है, यही ऑप्शन आपका सही होने वाला दोस्तों। ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। उप अधीक्षक होता है दोस्तों, तो इसका भी गलत हो गया। और कौन नहीं होता है? तो निरीक्षक नहीं होता है, ये आपका आंसर सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो जो महानिरीक्षक है राजपत्रित अधिकारी होता है तो गलत हो गया। पुलिस अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी होता है तो ये भी गलत हो गया। उप अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी होता है तो ये भी गलत हो गया। कौन नहीं होता है? तो निरीक्षक नहीं होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, नेक्स्ट 31वां प्रश्न आपके सामने फ्लैश है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देख लीजिए इसको पहले। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है? वाह, क्या प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है। आप अच्छे से जानते हैं अनुच्छेद 324 में क्या है दोस्तों। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन
निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है भैया, आइए इसमें कौन सा सही है ये बताना है भैया। ये देखो 329 चौथा ऑप्शन इसमें सही है। कह रहा कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों चुनाव संबंधी कोई मामला होगा, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका आधार कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल मेरे प्यारे 329 है। आप ये भी जानते हैं, अनुच्छेद एक आपको बता दें, अनुच्छेद 71 के तहत, आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई मुद्दा, ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद आर्टिकल 71 में स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई मुद्दा विवाद का कारण बनता है तो उसकी प्राथमिक सुनवाई कौन करेगा दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट करेगा। बाकी कोई भी कोर्ट इसकी प्राथमिक सुनवाई नहीं कर सकती है। ध्यान रहे, आर्टिकल 71 में स्पष्ट उल्लेखित है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई मुद्दा विवाद का कारण बनता है उसकी प्राथमिक सुनवाई कौन करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट। न तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई करेगा, न तो चुनाव आयोग सुनवाई करेगा, न तो हाई कोर्ट करेगा। सुनवाई कौन करेगा दोस्तों? तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इसका आधार क्या है दोस्तों? 329। देख लीजिए, एकदम सही आंसर आपके सामने फ्लैश है। नेक्स्ट, वाह, फिर उच्च न्यायालय से प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है जो आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो पेट का एग्जाम हुआ था, प्राइमरी एबिलिटी टेस्ट, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है जो आपके सामने फ्लैश है दोस्तों। देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था दोस्तों? तो मैं 2-3 बातें आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो बताना चाहूँगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने सर्वप्रथम भारत में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्यारे बच्चा सिफारिश की है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की सिफारिशों को लागू करते हुए वर्ष 1774 ईस्वी में भारत में प्रथम जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ दोस्तों, ये हो रहा है कहाँ? कोलकाता में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलकाता में। और जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट पहली गठित हुई थी दोस्तों, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, CJI जो थे, ये थे प्यारे बच्चा लॉर्ड इम्फे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड इम्फे को बनाया गया था। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अनुशंसा पर भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में प्रथम उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, जिसके प्रथम CJI मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया दोस्तों? लॉर्ड इम्फे को बनाया गया। लेकिन दोस्तों फिर आपको बता दें, भारत शासन अधिनियम 1935, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की अनुशंसा पर दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली में फेडरल कोर्ट या इसी कहते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 की सिफारिश को लागू करते हुए मेरे दोस्तों 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में मेरे प्यारे संघीय न्यायालय या प्यारे बच्चा फेडरल कोर्ट का प्यारे दोस्तों गठन किया गया। ये जो दिल्ली में फेडरल कोर्ट स्थापित की गई, इसके प्रथम जो CJI थे दोस्तों, CJI, ये मॉरिस गेवर को बनाया गया। किसको दोस्तों? मॉरिस गेवर को बनाया गया। किसको? मॉरिस गेवर को बनाया गया। दिल्ली के संघीय न्यायालय में कुल 4, कितने प्यारे बच्चा? कुल 4 मुख्य न्यायाधीशों ने कार्य किया। पहला मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गेवर, चौथे और अंतिम जो मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया साहब थे। कौन थे दोस्तों? हीरालाल जी कानिया, HJ कानिया साहब थे। कौन थे दोस्तों? HJ कानिया साहब थे। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। यही जो संघीय न्यायालय के चौथे और अंतिम प्यारे बच्चा मुख्य न्यायाधीश थे, यही जो संघीय न्यायालय दिल्ली में थी, यही मेरे प्यारे दोस्तों विशेष ध्यान रखना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट के रूप में अस्तित्व में आ रही है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यही HJ कानिया साहब। जो दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, वही वर्तमान में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो अस्तित्व में आ रही दोस्तों, ये देखो 28 जनवरी 1950 को जो अस्तित्व में आई, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बना दिया गया दोस्तों? तो यही लॉर्ड इम्फे साहब को बना दिया गया। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। तो ध्यान रहे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहला उच्चतम न्यायालय का गठन 1774 ईस्वी में कोलकाता में किया गया, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्फे साहब को बनाया गया। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 की अनुशंसा पर
1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को देखिए दिल्ली में फेडरल या संघीय न्यायालय का गठन किया गया, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्यूवर साहब को बनाया गया। जो दिल्ली में प्यारे बच्चा 4 जो संघीय न्यायालय थे, 4 मुख्य न्यायाधीशों ने कार्य किया। चौथे और अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। यही जो दिल्ली में फेडरल कोर्ट थी, यही 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट के रूप में अस्तित्व में आती है दोस्तों। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बना दिया गया? तो मेरे प्यारे यही एच.जे. कानिया साहब को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक और आंकड़ा आपको दे दें, एच.जे. कानिया साहब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है, कार्यकाल के दौरान हुई है। आपसे कोई पूछे सर कोई और बताइए, तो मैं दोस्त एक और बताना चाहता हूं, सब्यसाची मुखर्जी साहब। क्या? सब्यसाची मुखर्जी साहब भी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। तो इस प्रकार 2 मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है, एक एच.जे. कानिया साहब की और दूसरी सब्यसाची मुखर्जी साहब की। दोस्तों नेक्स्ट 33वां प्रश्न आपके सामने आ चुका दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। वाह क्या प्रश्न है दोस्तों। वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास और विधि मंत्रालय के पास। दोस्तों मेरे दोस्त उच्चतम न्यायालय में, मेरे भैया उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालय का जो उल्लेख है वो उल्लेख है अनुच्छेद मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 124 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है मेरे प्यारे, ध्यान रखना। और वर्तमान में मैं एक बात और आपको बता दूं, बहुत अच्छा आंकड़ा आपके साथ साझा कर रहा हूं। जो प्यारे दोस्तों 124 है, 124 जो है आर्टिकल, वर्तमान जो हमारा मूल 124 है, आज भी इसमें लिखा है, इसमें एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। ये ओरिजिनल 124 आज भी इसी बात को बयां कर रहा है जो वर्तमान में है। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में आपको अच्छे से पता है सुप्रीम कोर्ट में एक प्यारे बच्चा क्या है? CJI है। और दोस्तों 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाती है? 34 हो जाती है। एक प्यारे बच्चा मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में मेरे दोस्तों, ध्यान में रखना। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो पावर है संसद द्वारा है। संसद इस बात को प्यारे बच्चा डिसाइड करेगी कि कितने प्यारे बच्चा न्यायाधीश। ये देखो संसद, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट आंकड़ा आपसे बताना चाहता हूं कि आज तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी महिला कैंडिडेट को, किसी महिला को दोस्तों CJI बनने का गौरव अभी तक नहीं मिल पाया है दोस्तों। कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बन पाई है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश सिर्फ पूछा जाए, न्यायाधीश दोस्तों, क्योंकि CJI तो आज तक कोई बनी नहीं है। प्रथम न्यायाधीश कौन बनी थी दोस्तों? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। कौन दोस्तों? मीरा साहिब फातिमा बीबी जो है दोस्तों, फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम दोस्तों न्यायाधीश थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो 33 अन्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं दोस्तों, इसमें 2 महिलाएं आज भी, फीमेल कैंडिडेट आज भी हैं। एक का नाम है दोस्तों इंदु मल्होत्रा, दूसरे का नाम है आर भानुमति। क्या नाम दोस्तों? आर भानुमति। 2 महिला कैंडिडेट आज भी दोस्तों वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट में मेरे प्यारे कार्यरत हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो एक एक आंकड़े आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपके साथ साझा किया जा रहा है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों, 34वां। अरे वाह क्या प्रश्न है दोस्तों, कथनों से प्रश्न आ चुका है, शानदार प्रश्न है, इसको अच्छे से आप पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बढ़िया प्रश्न। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अरे वाह, इसको समझिएगा दोस्तों। सभापति तो उसका सदस्य नहीं होता, ये तो बात सही है, लेकिन उपसभापति तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य होता है। मान लीजिए वर्तमान में दोस्तों वर्तमान में अगर राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, इसी 245 सदस्य में से ही उपसभापति चुना जाता है। इसका मतलब ये तो प्यारे बच्चा क्या है? गलत है।
जबकि दूसरा देख लिया जाए, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। मेरे दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपको दिखा दें, निर्वाचक मंडल किसका, पहले राष्ट्रपति का देख लो। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपके सामने रख रहा हूं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, आप कहेंगे सर निर्वाचक मंडल किसे कहते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं उस प्यारे बच्चा समूह को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। कौन कौन आते हैं देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए, लोकसभा के सभी निर्वाचित मेंबर आएंगे। कौन दोस्तों? निर्वाचित सदस्य आ रहे हैं। कौन आ रहा है? निर्वाचित सदस्य आते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों दिल्ली एवं पुदुचेरी, दिल्ली एवं प्लस लिख दे रहे हैं पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भैया यहाँ अगर आप देख रहे हो निर्वाचित, तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में जो व्यक्ति आ रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं निर्वाचित मेंबर आ रहे हैं। संसद के एक प्यारे बच्चे, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, निर्वाचित मेंबर आ रहे हैं। मनोनीत मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, देखो, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं मनोनीत मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं आ रहे। कौन आ रहा है दोस्तों? केवल और केवल निर्वाचित मेंबर ही आ रहे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में यहाँ दिखा दे रहा हूँ, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोस्तों ध्यान रहे, लोकसभा के सभी सदस्य, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लोकसभा के सभी सदस्य, सभी में आ गए दोस्तों निर्वाचित मनोनीत दोनों, और भैया राज्यसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित मनोनीत दोनों। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदान करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, जो प्यारे बच्चा मनोनीत मेंबर हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसका मतलब, इसका जो आंसर होने वाला केवल दो मतलब केवल बी, केवल प्यारे बच्चा बी सही होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसको कमेंट में जरूर आप दीजिएगा। जो दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का मौका दिया गया है, किस अमेंडमेंट द्वारा दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा इनको शामिल किया गया है? इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा। आप लोग दीजिएगा इसका जवाब, नहीं देंगे तो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट 35वां प्रश्न आपके सामने, वाह भाई वाह, मूल विधि का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, आपके सामने आ चुका है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन संबंधी उपबंध है। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, देखो राज्य मानवाधिकार, विशेष ध्यान रखना दोस्तों, मानवाधिकार मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार जो किसी देश से हमें प्राप्त होता है, जो किसी देश के संविधान से हमें प्राप्त होता है, उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन हम मानव होने के नाते हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार किसी देश से प्राप्त नहीं होता है, किसी देश के संविधान से प्राप्त नहीं होता है। तो पूछ रहा दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का मानव संबंधी उपबंध है दोस्तों, किस धारा में है यही बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। विशेष ध्यान रखना, इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, आंसर फर्स्ट 20 क्या होने वाला दोस्तों? 20 इसका सही आंसर है। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है, किसकी? राज्य मानवाधिकार आयोग। और आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक तो प्यारे बच्चा अध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य मानवाधिकार राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। और इनका जो टेनियर होता है, कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु
आयु, दोनों में जो पहले हो, दोनों में जो पहले हो। ठीक है भैया, दोनों में जो पहले हो, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 36, संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी संसद की बैठक में कौन भाग ले सकता है? इसके लिए मैं एक आर्टिकल से आपको रूबरू कराता हूं, आर्टिकल 88 से रूबरू कराता हूं। आर्टिकल 88 ये कहता है कि मेरा जो अटॉर्नी जनरल है, कौन दोस्तों? अटॉर्नी जनरल जो मेरा है, अटॉर्नी जो जनरल है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल जो है मेरा जनरल, इसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं दोस्तों? महान्यायवादी जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, आर्टिकल 88 के तहत संसद की किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, संसदीय समितियों की अध्यक्षता कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकता है, लेकिन मत प्रणाली प्रक्रिया में अपने मतों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो उस संवैधानिक पद का क्या नाम है दोस्तों? तो महान्यायवादी। ये दिख रहा है दोस्तों, ये है महान्यायवादी। ये मेरे प्यारे भारत सरकार का दोस्तों, भारत सरकार का या भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह भी देता है। क्या देता है? विधि यानी कानूनी संबंधी सलाह भी देता है। क्या देता है दोस्तों? सलाह देता है। इस बात को ध्यान रखना। भारतीय संविधान का दोस्तों सलाह देता है। भारतीय संविधान का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी। भारतीय संविधान का सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर कोई पूछे, विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी किसका? भारतीय संविधान का पूछते दोस्तों, किसका? भारतीय संविधान का सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर आपसे कोई पूछेगा दोस्तों, आप किसको बताना? तब भी महान्यायवादी को आप बताना दोस्तों। विशेष ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है और दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट 37, बेहतरीन सवाल लोकसभा से है, बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है दोस्तों। लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? देखो नहीं ये पूछ रहा है दोस्तों, क्या सही नहीं है दोस्त, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूछ रहा है लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है दोस्त, ये प्रश्न आपके सामने है। इसको एक बार देख लीजिए आप। देखिए नहीं है, पहले तो इसको आप हाईलाइटेड कर लीजिएगा। प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं। चुनाव के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है जो क्षेत्रीय जाता है। कुछ इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित होता है, नो डाउट बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, इसमें कह रहा क्या नहीं है, ये तो प्यारे बच्चा हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अगला राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय। मेरे दोस्तों एक ऐसा समय था कि जो अब आर्टिकल अनुच्छेद 331 के तहत जो मेरा राष्ट्रपति था दोस्तों, कौन? राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था, लेकिन दोस्तों 104वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रक्रिया क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। ये भी क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। चुनाव के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जा सकता है, हालांकि प्यारे बच्चा ये भी गलत है। अब देखो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की बात की जा रही है, एकदम करंट का इशू है दोस्तों। हालांकि प्यारे दोस्तों अभी ये प्रस्ताव पारित तो नहीं हो पाया है, लेकिन ये प्रश्न करंट में बढ़िया बन सकता है। यही वाला ऑप्शन आपके सही होने वाला है दोस्तों, कि लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इस संदर्भ में प्रस्ताव लाया गया है दोस्तों। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 33% सीटें किसके लिए आरक्षित हो जाएंगी दोस्तों? महिलाओं के लिए। तो दोस्तों आपकी उम्मीद से पहले ही प्रश्न बना दिया गया है कि एग्जामिनर बनाए, तो उससे पहले ही आपके सामने देखो फ्लैश हो चुका है। करंट का भी इशू है दोस्तों। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति? वाह भाई वाह, क्या प्रश्न है दोस्तों। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको पता है लोक लेखा समिति के बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में, लोक लेखा समिति
में दोस्तों 22 मेंबर होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और दोस्तों 15 जो सदस्य होते हैं लोकसभा से आ रहे हैं, बचे कितने? 7 सदस्य जो हैं ये राज्यसभा से आते हैं। दोस्तों इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा, कौन दोस्तों? जो अध्यक्ष होता है ये सदैव 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 विपक्ष का नेता होता है। किसका? विपक्ष का नेता होता है। यानी कि दोस्तों विपक्ष पार्टी का सदस्य लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति जो की जाती है, अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है ये प्यारे दोस्तों लोकसभा स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर महोदय करते हैं। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में तो मैं बताना चाहूँगा के.सी. वेणुगोपाल साहब हैं। कौन है? के.सी. वेणुगोपाल साहब हैं। गोपाल। और किस पार्टी से? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस पार्टी से इनका है संबंध। वर्तमान में है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष। इनका टेन्योर 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो कौन कर रहा है दोस्तों? तो देख लीजिए लोकसभा अध्यक्ष कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट 39 बेहतरीन सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं है दोस्तों, सही नहीं है। पहले तो इसको अंडरलाइन करेंगे तभी इस क्वेश्चन का सही से जवाब दे पाएंगे। राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य अंग है। अभी बताया था दोस्तों आर्टिकल 79, बताया था कि नहीं बताया था? संसद के 3 आधार स्तंभ होते हैं। किसके? संसद के 3 आधार स्तंभ हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, ये तो प्यारे बच्चा गलत। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुला सकता है। बताया था दोस्तों राष्ट्रपति के पास पावर है कि संसद के प्यारे बच्चा संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, बैठक को बुला सकता है। तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है। ओहो गलत हुआ, गलत हो गया दोस्तों। यही तो सही होने वाला है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, जो आपको आर्टिकल 79 बता रहा है दोस्तों। देख लीजिए आपके सामने। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, उसके लिए एक आर्टिकल आपको बता चुका हूं, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत यदि सरकार अल्पमत में आ जाती है, बहुमत खो देती है, तो आर्टिकल 85 के तहत 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 40 बेहतरीन सवाल, मूल विधि का सवाल है, बढ़िया सवाल है आपके सामने है। पर्यावरण प्रदूषण के मामले में रिट, मेरे दोस्तों देखिए, रिट उपचार प्राप्त होता है। परमादेश रिट, उत्प्रेषण रिट, प्रतिषेध रिट, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताया हूं अनुच्छेद 32 के तहत कितने? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने का। अनुच्छेद 226 के तहत प्यारे दोस्तों 226 के तहत हाई कोर्ट के पास रिट है, जारी कर सकती है। और रिट को प्यारे बच्चा हम लोग याचिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याचिकाएं कहते हैं, याचिकाएं, या उसको आप रिट भी कह सकते हो। रिट, WRIT, रिट प्यारे बच्चा कह सकते हैं। देखिए परमादेश जारी होती है, उत्प्रेषण जारी होती है, प्रतिषेध जारी होती है, यानी कि उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। परमादेश का जो लैटिन शब्द था आपको बताए थे, उत्प्रेषण का लैटिन शब्द बताए थे, प्रतिषेध का बताए थे, नहीं पता है तो फिर से बता दे रहे हैं। परमादेश का जो लैटिन शब्द होता है मैंडमस होता है। क्या होता है दोस्तों? मैंडमस होता है। दोस्तों उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का जो होता है दोस्तों, ये देखो प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन कहाँ? ये एरो है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और दोस्तों इसका एरो ये है प्रतिषेध वाला। ये देखो उल्टा हो गया ना, इसलिए तो कह रहे थे। ये सरसियारी है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये देखो प्रोहिबिशन, ये देखो उल्टा हो जाता है, प्रोहिबिशन। ये देखो सरसियारी, सरसियारी। थोड़ा कंजेस्टेड होने के कारण देख लीजिए दोस्तों, प्रतिषेध का लैटिन शब्द है प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण का पहले सरसियारी, परमादेश का है मैंडेमस। इसके पहले बता चुके हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों देख रहे हैं उपर्युक्त सभी वाला आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कार्य है। वाह क्या लाजवाब प्रश्न है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियां तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना,
चुनाव करवाना। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इसका कहने का मतलब कूट में ऑप्शन दिया गया है, आप अच्छे से इसको पहले समझिए उसके बाद टैकल करिए। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे चुनाव आयोग परिसीमन करता है, बिल्कुल सही है। मतदाता सूचियां तैयार कराता है चुनाव आयोग, ये भी बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का भी कार्य किसका है प्यारे बच्चा? चुनाव आयोग। और चुनाव करवाता भी कौन है मेरे प्यारे? चुनाव आयोग चुनाव करवाता भी है, जिसमें प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव यही कराता है, अच्छे से आपको पता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव यही कराता है, लोकसभा का चुनाव यही कराएगा, राज्यसभा का चुनाव दोस्तों, राज्यसभा का चुनाव चुनाव आयोग ही करवाता है। और दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद का भी चुनाव यही करवाता है दोस्तों, तो ये भी सही है। 1 2 3 4 कहाँ पे है दोस्तों? 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, चुनाव आयोग के सभी कार्य हैं जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो सारे के सारे ऑप्शन सही होने वाले हैं। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। ऐसा ऑप्शन कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट 42 आपके सामने है दोस्तों, बढ़िया सवाल। निम्न में से किस चुनाव को संपन्न कराना चुनाव आयोग, अभी थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस चुनाव को संपन्न कराना चुनाव आयोग का कार्य है? यहां आप धोखा खा सकते हैं, बहुत गहराइयों से इसको पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को टैकल करिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अभी आपको क्या बताया दोस्तों? राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग कराता है, सही। उपराष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग कराता है, ये भी सही। लोकसभा का चुनाव चुनाव आयोग कराता है, ये भी सही। राज्यसभा का चुनाव चुनाव आयोग कराता है, ये भी सही। विधानसभा विधान परिषद में हम लोग गलती कर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं विधानसभा राज्यों का चुनाव है तो राज्य चुनाव आयोग कराता होगा, यहीं पर गलती हो जाती है, संभलना यहीं पर है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे विधानसभा का भी चुनाव चुनाव आयोग कराता है, विधान परिषद का भी चुनाव चुनाव आयोग कराता है। केवल और केवल प्यारे बच्चा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव मेरे प्यारे ध्यान रखना, संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन? राज्य चुनाव आयोग कराता है। बाकी ये सभी के सभी चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। इसके हिसाब से जो ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 मेरे प्यारे सही होने वाला है। बस आप ध्यान ये रखना कि पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव संपन्न कराता है वो केवल और केवल राज्य चुनाव आयोग कराता है, बाकी सभी चुनाव जो कंडक्ट कराता है मेरा निर्वाचन आयोग कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग आप कह सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसका नेतृत्व करता है दोस्तों, वो चुनाव संपन्न कराता है। नेक्स्ट 43, यदि, वाह भाई वाह, क्या लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, नो डाउट बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको एक बार पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर आंसर करिएगा दोस्तों। यदि राज्य सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, नो डाउट बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे प्यारे। यदि राज्यसभा में, देखो, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे दोस्तों? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। राज्यसभा में पराजित होने से प्रधानमंत्री पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है दोस्तों। संसद भंग हो जाती है, राज्यसभा में सरकार के पराजित होने से संसद भंग होने की कोई मतलब ही नहीं होगा। और संसद क्यों भंग होगी? संसद में तो प्यारे बच्चा राज्यसभा भी होती है, राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती। भंग होता है कौन? तो भैया लोकसभा भंग होता है, यह भी गलत है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन तो संबंधित राज्यों में लागू होता है, यह भी गलत हो गया। उपर्युक्त में से कुछ नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है। ना तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा, ना तो संसद भंग होगी, ना तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आप अच्छे से जानते हैं राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होता है, संसद में तो राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होती, भंग होती तो कौन प्यारे बच्चा? लोकसभा होती है, ये भी गलत। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र क्यों देगा? क्योंकि तो लोकसभा से प्यारे बच्चा प्रधानमंत्री बनता और बिगड़ता है, तो राज्यसभा में पराजित होने से प्रधानमंत्री पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, तो प्रयुक्त में से कुछ नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, हो बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों।
निम्न में से किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई गई है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई गई दोस्तों। देख लीजिए, राज्यसभा, विधान परिषद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एकल संक्रमणी, क्या नाम है? एकल संक्रमणी, संक्रमणी, हस्तांतरणी, हस्तांतरणी, आनुपातिक, आनुपातिक मत पद्धति, मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पर जो चुनाव संपन्न होते हैं उसके नाम मैं लिख दे रहा हूं। राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति पर आधारित होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति पर आधारित होता है, राज्यसभा का चुनाव इसी पद्धति पर आधारित होता है, और भैया विधान परिषद का चुनाव इसी पद्धति पर आधारित होता है, विधान परिषद का चुनाव। और दोस्तों, दो चुनाव मैं आपको बता दे रहा हूं, एक तो प्यारे बच्चा लोकसभा, एक विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा। ये जो चुनाव है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता सिस्टम पर आधारित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम पर आधारित होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। इसको हिंदी में कहते हैं अग्रता ही विजेता। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रता ही विजेता कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो चुनाव है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा, तो राज्यसभा का चुनाव सही, विधान परिषद का चुनाव देख रहे हैं सही, कहने का मतलब दोनों। तीसरा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। हा, बेहतरीन सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जो आपके सामने फ्लैश हो चुका है। मूल विधि से प्रश्न है, आपके पास एक लड़की का कॉल आता है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है और उसकी निजी जानकारी साझा की जा रही है, आप क्या करेंगे? उसे एक और सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहेंगे? अरे वाह, गलत, बिल्कुल गलत है दोस्तों। उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए कहेंगे। अब इस पर विचार किया जाएगा। कॉल को साइबर अपराध विभाग को सूचित करेंगे और हस्तांतरण। अरे वाह, बेस्ट ऑप्शन ये हो गया। ये भी इस पर भारी पड़ रहा है दोस्तों। उसे शांत रहने के लिए कहेंगे और उसे नजर, ओ ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो गया, कॉल को साइबर अपराध, क्योंकि प्यारे बच्चा क्राइम से संबंधित प्यारे दोस्तों ये अपराध है, तो हम इस कॉल को प्यारे बच्चा साइबर अपराध विभाग को सूचित करेंगे और हस्तांतरित करेंगे दोस्तों। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन ऑफ 45। नेक्स्ट 46। अरे वाह, क्या लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। 46 आपके सामने फ्लैश है, बेहतरीन प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा दोस्तों? इस बात को आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं। अनुच्छेद 109 को पहले आपको बता दूं, अनुच्छेद 109 पहले आपको बता दूं। अनुच्छेद 109 में स्पष्ट उल्लेखित है कि मोनी बिल यानी कि दोस्तों धन विधेयक को, किसको? धन विधेयक को सबसे पहले हम कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? तो लोकसभा में। कहाँ रखेंगे दोस्तों? लोकसभा में। और एक बात और आपको बता दें, मोनी बिल धन विधेयक लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले ली जाती है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद अनुच्छेद 109 में स्पष्ट लिखा है कि मोनी बिल को हम कहाँ रखेंगे? सबसे पहले लोकसभा में। लोकसभा से पारित होकर कहां जाएगा मेरे प्यारे? राज्यसभा में। राज्यसभा में मात्र 14 दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यसभा में मोनी बिल पर मात्र 14 दिन का समय मिलेगा। यदि राज्यसभा कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा तब भी धन विधेयक माना जाएगा, मान्य होगा। इसीलिए धन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो विशेष ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन एक बात और बता दें, कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसको डिसाइड कौन करेगा? निर्णय कौन लेगा? तो स्पीकर महोदय लेंगे। कौन लेंगे भैया? स्पीकर महोदय यानी कि लोकसभा अध्यक्ष साहब करेंगे। इसका आंसर हो गया दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 109 में तो ये लिखा गया कि धन विधेयक को सबसे पहले हम कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? लोकसभा में। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। लेकिन धन विधेयक का उल्लेख कहाँ है? तो मेरे दोस्तों अनुच्छेद 110 में मोनी बिल को उल्लेख किया गया है। धन विधेयक का उल्लेख है। किसका? धन विधेयक का उल्लेख है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने फ्लैश है दोस्त।
एक बार इसको देखना, सोचना, समझना, फिर टैकल करना दोस्तों। नेक्स्ट, ओ हो, फिर से प्यारे दोस्तों एक अच्छा सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से कौन सा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? निम्न में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, नो डाउट अच्छा सवाल है। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, पेन रोक देगा ये सवाल, ये दावा है दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी इस क्वेश्चन का आप टैकल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इस बात को आप अच्छे से ध्यानिएगा। 47 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आपके सामने, उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मेरे दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का, मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है, मुख्य न्यायाधीश है, वो भी क्या सेवानिवृत्त जो है दोस्तों, अवकाश ग्रहण कर चुका है, वही प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर सही होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति मानवाधिकार आयोग का मेरे प्यारे अध्यक्ष हो सकता है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके पेन को रोक देगी दोस्तों। नेक्स्ट, वाह भाई वाह, क्या प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 48 बेहतरीन प्रश्न है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है दोस्तों, जो प्यारे दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी है, आपको पहले ही बता चुका दोस्तों, जो लोक लेखा समिति है प्यारे, लोक लेखा जो समिति है, लोक लेखा समिति में कुल मेरे दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 मेंबर होते हैं। जो 15 सदस्य कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों? लोकसभा से आ रहे हैं। और 7 सदस्य कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों? राज्यसभा से आ रहे हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है सदैव विपक्ष का नेता होता है। किसका दोस्तों? विपक्ष का नेता होता है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं के.सी. वेणुगोपाल हैं। कौन है दोस्तों? के.सी. वेणुगोपाल साहब हैं। वेणुगोपाल साहब हैं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से। किससे दोस्तों? कांग्रेस पार्टी से है। तो दोस्तों इसमें देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो प्यारे दोस्तों हमारा सीएजी है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है, उसी रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में उच्च पदों पर नियुक्ति करना, ये तो लोक लेखा का काम है ही नहीं दोस्तों। नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का, इसका तो काम वित्त मंत्रालय का दोस्तों, ये भी गलत हो रहा है। और देश के लिए बजट तैयार करना, ये भी इसका काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्यारे दोस्तों ये देखिए, सीएजी जो रिपोर्ट अपनी सौंपता है दोस्तों, उसी रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति। आप अच्छी तरह जानते हैं सीएजी अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाते हैं, और जिसकी जांच प्यारे बच्चा लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। वर्तमान में कौन है मेरे प्यारे? के.सी. वेणुगोपाल साहब हैं। नेक्स्ट, अरे वाह क्या प्रश्न है दोस्तों। महाभियोग से प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपके सामने, इम्पीचमेंट से प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इसको पहले देखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में आरंभ की जाती है? तो मेरे दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव को, मेरे प्यारे दोस्तों जो मेरा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव को महाभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। मेरे प्यारे आधार सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई आधार नहीं है। राष्ट्रपति को एक ही आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे संविधान का वायलेशन हो जाए, उल्लंघन हो जाए, हनन हो जाए, तभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। मेरे दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आप पहले ला सकते हो, चाहे पहले लोकसभा में लाइए, चाहे पहले आप राज्यसभा में लाइए, कोई फोर्सेबल नहीं है। चाहे आप पहले लोकसभा में ला लीजिए, चाहे पहले आप राज्यसभा में ला लीजिए, लेकिन जिस भी सदन में पहले लाएंगे उस सदन का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना प्यारे अनिवार्य है। यदि दोनों हाउस में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, इस प्रस्ताव पर सुनवाई से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचित करना अनिवार्य है। तो दोस्तों किसी भी सदन में आप ला सकते हो, जैसे कि वहां पे मैंने बता ही दिया है दोस्तों। ये देखिए,
राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी हाउस में ला सकते हैं, कोई फोर्सेबल नहीं है। चाहे आप पहले लोकसभा में लाइए, चाहे पहले आप राज्यसभा में लाइए, लेकिन हाँ, जिस भी सदन में लाएंगे उस सदन का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। यदि दोनों हाउस में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव पर सुनवाई से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचित करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, किसी भी हाउस में आप ला सकते हैं। नेक्स्ट, आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने फ्लैश हो चुका है दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पुलिस प्रणाली से प्रश्न है दोस्तों। 50वां और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है और हर बृहस्पतिवार रात 8 बजे आपसे मुखातिब होता रहूंगा दोस्तों, ऐसे शानदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। इस प्रश्न को आप देखिए, हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के बीच कोई संघर्ष हो जाए दोस्तों, तो इस मामले में आप घटना की रिपोर्ट किसे करेंगे? ये प्रश्न है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक। पुलिस प्रणाली से प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कह रहा है दोस्तों, देखिए कांस्टेबल, वो भी हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक दोस्तों, ठीक है, एएसआई के मध्य कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग रिपोर्ट करेंगे दोस्तों, वो करेंगे प्यारे दोस्तों सब इंस्पेक्टर, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एएसआई को करेंगे दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन दोस्तों याद रखना, प्रत्येक बृहस्पतिवार रात 8 बजे ऐसे शानदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं रूबरू होता रहूंगा। आप जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।